तो गाइस मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। मेरा ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं शूट कर रहा हूँ, पर मेरा ये रीज़न है क्योंकि मेरे को ना काफ़ी दिनों से फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा भाई, काफ़ी ज़्यादा। और वैसे मैंने करीबन 3 या 4 दिन हो गए मेरे को इंस्टा डिलीट किए हुए, क्योंकि मेरे इंस्टा का जो स्क्रीन टाइम आ रहा था वो 3 घंटे आ रहा था, कभी 3 कभी 3.5 घंटे। तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। करीबन 4-5 दिन हो गया आज, ठीक है। मतलब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने उस पर मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने इंस्टा पे मैंने उसको तुरंत वो वीडियो डाली, उसके बाद से इंस्टा डिलीट किया था। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने फिर से व्लॉग नहीं है, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी फ़ोन से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा। अभी देखो मैंने जैसे वीडियो मतलब रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन रखा, तो मेरे को ये होगा कि चलो उससे वीडियो बन रही है, यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। अगर मैं फ़ोन यहाँ पे रखता साइड में, तो मेरा ये हो जाता है कि 1 घंटे के बाद फ़ोन देख लेता हूँ थोड़ा 5-10 मिनट, फिर जो कि फिर पढ़ाई में पूरा रिदम ख़राब हो जाता है। मतलब मेरे को जल्दी से चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। आज मैंने पढ़ी है 4 चीज़ें। फर्स्ट पढ़ी है, मतलब 4 टॉपिक पढ़े हैं, मतलब टॉपिक तो एक ही पढ़ा है, लेकिन उसके जो मिनी टॉपिक होते हैं वो 3 पढ़े हैं। एक का तो एक ही पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने भारत में यूरोपियों का आगमन ये पढ़ा है। तो इसमें जो कंपनियां आई थी, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे डेनिस, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। क्योंकि मेरी बुक में तो यही था, तो मैंने यही पढ़ा। इनके बाद वैसे लूसेंट भी है, लूसेंट में भी लिखा तो है, लूसेंट है फैक्ट, इसमें ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, और इसमें इससे भी ज़्यादा। तो इसकी थोड़ा जो लूसेंट की लैंग्वेज है वो थोड़ा मेरे को याद करने में, थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब जल्दी से याद नहीं हो पा रही थी। जो इस वाली बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ा काफ़ी सही है मेरे को, मतलब ये हो रहा है कि पॉइंट बन जा रहे हैं मेरे को फटाफट याद करने के लिए। तो ये बुक जो है, ये बुक है परीक्षा मंथन की, जिसमें पूरा जीएस दिया हुआ है भाई, कंप्लीट जीएस, जिसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री के तीनों पार्ट। इसके बाद इसमें आता है आर्ट एंड कल्चर, ये भी है। ज्योग्राफी है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों है इसमें। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है इसमें। और उसके बाद कंप्यूटर है, और बाकी तो विविध सामान्य ज्ञान, जिसमें सारी चीज़ें क्या क्या मैंने देखा है। मैंने इसको काफ़ी टाइम, मतलब पहले मैंने नोट्स वगैरह बनाए, नोट्स भी बना रखे मैंने। इसके लिए नोट्स मैंने बनाई थी यूट्यूब से। ये है मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स, हाँ मॉडर्न, क्योंकि मैं मॉडर्न पढ़ रहा हूँ अभी। एंसेंट मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, मेरे को थोड़ा बहुत तो पता ही है एंसेंट में, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, मतलब एंसेंट का 5% मान के चलो पता है। ये है मॉडर्न भी नोट्स बनाई थी, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ मेडाइवल की। मैंने नोट्स बनाई तो है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं अभी, मध्यकालीन को पढ़ा नहीं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ आधुनिक। प्राचीन मैंने करीबन थोड़ा सा पढ़ी थी, जो मैंने नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी के, तो उन्हीं को मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत। और ये भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं, यूट्यूब से बनाए हुए, मतलब पढ़ा यूट्यूब से बनाए, क्योंकि मेरा बुक नहीं है ना एनसीईआरटी की। तो फिर मैंने यहाँ से इस वाली किताब से, जो मेरे पास ये है जीएस की, इससे मैं पढ़ रहा था अभी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने यहाँ पे पढ़ा था यूरोपियों का आगमन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1498, ठीक है। 1498 में जो पुर्तगाली नाविक था बार्टोलोम्यू डाइस, जो कहाँ पे पहुँचा था, जिसने खोज की थी केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1498, मतलब 1498 में, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि उत्तमाशा द्वीप, ठीक है। उसके बाद 1486 हो गया। 1492 में जो कोलंबस था, स्पेन की सहायता से भारत की खोज करना चाहता था। वो अटलांटिक महासागर में जो गंभीर यात्रा की, और वो पहुंचा कहाँ पे, अमेरिका। तो जो कोलंबस है 1492 में अमेरिका की खोज की, ठीक है।
उसके बाद आता है 1498 वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली था। तो उसने उत्तमाशा द्वीप, उत्तमाशा अंतरिम से होकर भारत पहुंचा, जो कि एक सीधा मार्ग था वहाँ से। मतलब भारत की खोज की वास्को डी गामा 1498, इतना याद रख लो बस। ठीक है, मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें पढ़ा रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं खुद के लिए, खुद को याद करने के लिए, खुद की रिकॉर्डिंग पावर को बढ़ाने के लिए ये सब कैमरा पे शूट कर रहा हूँ भाई। फिर हम सबसे पहले पुर्तगाली पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली 1498 में भारत की कालीकट बंदरगाह केरल, जिसको केरल मालाबार भी बोलते हैं, पर पहुँचे। और यहाँ पे पहले से अरबवासियाँ रहते थे, जिनके द्वारा वैमनस्य रवैया अपनाए गए। और यहाँ का कालीकट का जो राजा था, राजा शासक, ऐसे कुछ राजा शासक जो भी होता है, जो जमोरिन था, उसने जो वास्को डी गामा है उसका स्वागत किया और उसको यहाँ से जड़ी बूटी और मसाले लेने की अनुमति दी। वास्को डी गामा को जड़ी बूटी और मसाले लेने की अनुमति दी जमोरिन ने, जो कि कालीकट का राजा था। ठीक है, और फिर इसके बाद हम 1498 हो गया। फिर हम पढ़ेंगे 1500 में आया था अल्वारेज कैब्रिल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान दल भारत पहुंचा, और ये भी यहाँ से मसाला वगैरह चीज़ें लेके पुर्तगाल चले गए। ठीक है, फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, और ये फिर भारत की कोचीन मैंने ज़्यादा देखा नहीं, इसमें लिखा हुआ तो था, पर कोचीन शायद ध्यान नहीं आ रहा किस स्टेट में था, मेरे को नहीं पता उसमें थोड़ा सा। तो ये कोचीन ने इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, कब? 1502 में। इसके बाद 1502 में इसने फैक्ट्री स्थापित की। फिर 1505 में जो पुर्तगाली सरकार थी, उसके द्वारा एक नई नीति अपनाई गई। तो उस नीति में ये कहा गया, उस नीति में भारत के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। तो जो था पहला गवर्नर अल्मीडा, क्योंकि अब देखो इस बुक में भी वही लिखा हुआ है, इसमें भी वही लिखा, मैं वही बता रहा जो मैंने पढ़ा भी, अल्मीडा। ठीक है, अब जो अल्मीडा का जो शासनकाल था वो 1505 से 1509। ठीक है, तो जो 1505, और इससे पहले मैं बात करूँ, जो हुगली थी, हुगली नदी, शायद नदी, हुगली पर बंगाल की खाड़ी में उन्होंने समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाने के लिए पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया था। ठीक है, हुगली में। और इसके बाद हम अल्मीडा पढ़ेंगे 1505-1509 तक। तो अल्मीडा ने 1505 में, सबसे पहले अल्मीडा ने क्या किया था कि इसने जो कोचीन, फिर पुलकिट भी था यार इसमें, हाँ सॉरी, तो 1510 में पुलकिट पर अपनी दूसरी फैक्ट्री, पुर्तगाली ने अपनी दूसरी बस्ती बसाई। ठीक है, और इसे अपना मुख्यालय बनाया किसे? अल्मीडा ने। ठीक है, 1510 में। इसके बाद आता है 1510, 1508-9 में ये जो अल्मीडा है, इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित किया, और यहाँ की जो भूमि थी, जहाँ की जो मतलब द्वीप था यहाँ का उस पर अपना अधिकार जमा दिया था अल्मीडा ने। ठीक है, अल्मीडा के बाद आता है कौन? अल्बुकर्क वायसराय। ठीक है, इसका जो शासनकाल था 1509 से 1515 तक। तो इसको भारत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, भारत में इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। और इसके 1510 में इसने बीजापुर से गोवा को अपने, इस 1510 में इसने किसे? अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा को अपने अधिकार में ले लिया, मतलब बीजापुर से अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा, जिसने जो यहाँ का गवर्नर रहा 24 से 29 तक, 1524 से 29 तक। ठीक है, वास्को डी गामा के यही लिखा हुआ था 1524 से 29 तक, इसने यहाँ पे गवर्नर रहा, और 1529 में इसकी मृत्यु होगी। और इसको कहाँ पे? गोवा में इसकी
इसको यहाँ पे इसकी समाधि बनाएंगे, मतलब इसको यहाँ पे दफनाए वगैरह गए। फिर यहाँ पे सेंट शाइशम तथा सेंट जेमियर ऐसे कुछ करके, तो उसको इसकी समाधि भी यहीं से प्राप्त होती है, मतलब उसके जो वो था कब्र भी यहीं से मिली है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नुन्ना द कुल्हा, जिसका जो था 1529 से 1538। अब 1529 से 1538, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कैमरा खोला ना, तो मेरे को थोड़ा चीज़ें थोड़ा मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन हकला के रुक के, क्योंकि चीज़ें नहीं आ रही। अगर मैं रिकॉर्ड अगर ऐसे ही करता तो मेरे को फटाफट ध्यान में आ जाता कि ये चीज़ होती है। अभी फ़ोन से कर रहा हूँ तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर फिर पेपर में भी यही सिचुएशन होगी, पेपर मेरे सामने रहेगा, मैं भूल जाऊँगा, तो इसलिए मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इतना सारा पढ़ दिया यहाँ से, 5 8 9, ठीक है 24 29, ठीक है। ठीक है, बस ये तो है। अब जो नुन्ना, अच्छा नुन्नो दा कुल्हा था 1529 1538। ये क्या करता है कि गोवा को, कोचिन की जगह गोवा को अपना मुख्यालय बनाता है, मुख्यालय राजधानी वगैरह बनाता है, ठीक है। और कब 1530 में। इसके बाद 1595 में यहाँ पे डच लोग आते हैं, और ये पूर्वी तट, दक्षिणी पूर्वी तट पर जो पुर्तगालियों की बस्ती बसाई हुई थी, उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं, पुर्तगालियों को पराजित कर, कौन, डच लोग, ठीक है। 1595, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने किस चीज़ का वो किया था, निर्यात, मतलब यहाँ से किस चीज़ का वो करते थे पुर्तगाली। तो ये यहाँ से ले जाते थे पुर्तगाली, मसाला वगैरह ले जाते थे यहाँ से, जड़ी बूटी, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, मसाला जड़ी बूटी ले जाते थे। और इन्होंने सबसे बढ़िया पता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना की स्थापना की। तो अगर तुम्हें पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो ये पुर्तगालियों ने की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1508 में, 1508 में तंबाकू की खेती, 1508 में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने की, कब, पुर्तगालियों ने की, ठीक है। और क्या था इसमें, हाँ दक्षिण भारत, अच्छा हाँ ये तो दक्षिण भारत में थे। तो दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती 1508 में की, और उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में तंबाकू खेती हुई, ठीक है। अब जो पुर्तगाली थे उनकी दो व्यवस्थाएं थी, एक काटेज व्यवस्था, एक काफिला व्यवस्था। काटेज व्यवस्था से मतलब है हमारा परमिट, भारतीय जहाज़ों व अरब वासियों के जहाज़ों का समुद्र में व्यापार करने के लिए परमिट होता था, इनको शुल्क चुकाना पड़ता था, किनको, पुर्तगालियों को। और दूसरी व्यवस्था जो थी काफिला व्यवस्था, इसमें बात की गई है कि जो समुद्री व्यापार करने के लिए जो जहाज आते थे, उनकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली काफिले में, मतलब काफिले में व्यापारी समुद्री जहाज चलते थे, तो पुर्तगाली उन पर नज़र रखने के लिए पुर्तगाली उन पर नज़र वगैरह रखते थे, ठीक है। तो इसमें बात की गई है, इसका जो कार्य था वो था कि कहीं ये व्यापार कहीं बाहर हमारे साथ न करके बाहर न करे, यही था। और दूसरा इन पर नज़र रखने के लिए कि ये व्यापार कहीं बाहर ना करे, ये व्यापारी व्यापार बाहर ना करे, पुर्तगालियों के साथ करे, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, हाँ सुरक्षा के लिए देखने के लिए स्थानीय व्यापारी जहाज़ों का काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था, और ये उनकी सुरक्षा के लिए चलता था। इन जहाज़ों की समुद्री डाकों से रक्षा करने के लिए एक इनका कार्य था। दूसरा कार्य ये था कि इन पर नज़र रखने के लिए कि ये कहीं बाहर जाकर व्यापार ना करें, ठीक है। ये बात हो गई है किसकी, फर्स्ट वाले मतलब पुर्तगाली की। सेकंड मैंने पढ़ा था डच,
तो डच के बारे में थोड़ा बहुत मुझको अभी रिकॉल हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा मॉडर्न स्टील। वैसे मैंने नोट्स तो बना रखे थे, लेकिन पढ़ आज रहा हूँ इस किताब से, तो मैंने आज ही पढ़ा। कल पढ़ा था, कल मेरे दिमाग में 1% भी नहीं आया भाई। आज पढ़ा तो थोड़ा बहुत मेरे को रिकॉल हो रहा है कि क्या क्या था। फिर कल भी पढ़ूँगा, परसों रिवीजन करते रहूँगा, तब थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। तो जो हमारे पास डच है, ये 1595 में सुमात्रा पहुँचे। उन्होंने जो पुर्तगालियों की दक्षिण पूर्वी बस्तियाँ थी उनको अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद सुमात्रा पहुँचे थे, और 1500 में इन्होंने 1500 या 1502 हाँ, तभी 1595 में आया था। तो 1500 क्यों होगा, 1600 तो 1600, हाँ ठीक है, 1605 ठीक है, मछलीपट्टनम 1610 ठीक है। ये बात करते हैं यहाँ पे 1602 की। तो विभिन्न डच कंपनी, मतलब डच कंपनियों को मिलाकर इन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, क्योंकि ये जो डच लोग थे नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे, तो इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की, ठीक है। फिर 1605 में पहली कंपनी इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे मछलीपट्टनम में स्थापित की। फिर 1610 में इन्होंने 1610 में इन्होंने कालीकट, शायद कालीकट है, कालीकट अच्छा कालीकट नहीं था, पुलिकट था, कालीकट तो पुर्तगालियों का था। तो इन्होंने 1605 में तो ये हो गया मछलीपट्टनम स्थापना की। पहली फैक्ट्री लगाई यहाँ पे 1610 में, दूसरी कौन सी, पुलिकट में। फिर ठीक है, 1610 के बाद बात करते हैं, इस दौरान 1610 फिर 1690 में इन्होंने नेकपत्तम, मतलब इन्होंने इसको पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया था, और 1690 में पुलिकट की जगह उन्होंने नेकपत्तम को अपना मुख्यालय बनाया, कितने डच लोगों ने। फिर 1759 1759 में दर्रा का युद्ध, जो कि बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो ये अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ था, तो जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर भारत में इनके शक्ति को समाप्त कर दिया था। और ये लोग पता, डच लोग यहाँ पे करते थे सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, सोरा, नील, नमक, अफीम, चावल आदि का निर्यात करते थे, और ये मसाले का निर्यात नहीं करते थे। जबकि पुर्तगाली क्या करते थे, जड़ी बूटी व मसाले का निर्यात करते थे। ये यहाँ से सोरा, अफीम, नमक, चावल, कच्चा रेशम, रेशम वस्त्र, नील, इनके यहाँ से निर्यात करते थे, और मसाले का नहीं करते थे भाई। फिर मैंने पढ़ा था अंग्रेज, क्योंकि कल मैंने डच और पुर्तगाली पढ़ा था, तो मेरे को थोड़ा बहुत उसका भी मैंने फिर पढ़ा, तो थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया कि क्या क्या था। लेकिन मैंने आज अंग्रेजी पढ़ा, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। क्योंकि इस किताब में इतना ही दिया हुआ है, मैं साथ में इसको लेते भी चलता हूँ लूसेंट को। तो इसमें दे रखे हैं, इसमें इन्होंने दे रखे हैं सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है मैंने पढ़ लिया। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच दे रखा है इन्होंने, फिर डेनिश दे रखा, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश, ठीक है इतनी दे रखी। बट लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेनिश और स्वीडिश के बारे में लिखा नहीं हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ था पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच के बारे में लिखा हुआ है, और फ्रांसीसी के बारे में लिखा हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत मैं और देख लेता हूँ, इसको फिर से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे को बताया वीडियो में काफ़ी बार मैं रुका, फिर मैंने चीज़ें कुछ गलत बोली, तो फिर देखता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर ट्राई, क्योंकि जब तक हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जब मैं बाद में कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, तो मेरे को एग्जैक्ट वो चीज़ें वहाँ पे याद नहीं आएंगी। अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो वहाँ पे याद नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ से प्रैक्टिस बनी रहेगी, वहाँ पे अपने आप
रिकॉलिंग पावर चली जाएगी। अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की और कब की, तो फिर मेरे को याद हो जाएगा कि 1498 में कहाँ पे कोचिन है। तो मेरे को क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मेरे को याद आ जाएगा, नहीं पढ़ता तो मेरे को याद ही नहीं आता, क्योंकि मैं ना हिस्ट्री मेरे को पहले से मतलब ठीक ठाक लगती है, लेकिन ज्योग्राफी समझने में मेरे को इतना दिक्कत होता है, तो मैं ज्योग्राफी को 50 से ज़्यादा टाइम देता हूँ। लेकिन अभी तक मैंने ज्योग्राफी में नोट्स तो नहीं बनाए, लेकिन पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा भाई, याद ही नहीं हो रहा ज्योग्राफी में, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या बता रहा। फिर मेरे को ज्योग्राफी के लिए अपना बेस मतलब एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी भाई। तो देखते हैं भाई। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही होगी चैनल पे, वो भी कुछ अलग टाइप की। तो कमेंट में ज़रूर बताना मैं सही कर रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है ना दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, वीडियो भी पढ़ाई भी। जब मैं पढ़ाई पे पूरा फोकस रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार वीडियो भी बनानी चाहिए साथ में। जब मैं वीडियो पे पूरा फोकस करता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि यार वीडियो के साथ में मुझे पढ़ाई को भी बैलेंस करना पड़ेगा, पढ़ाई और वीडियो दोनों बैलेंस होनी चाहिए भाई। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्या मुझे क्या करना चाहिए, वीडियो ही बनानी चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो अपना ओपिनियन ज़रूर देना भाई कमेंट में। तो तब तक के लिए भाई थोड़ा मैं अभी और देख लेता हूँ इसका, फिर मिलता है आपको कभी भी, क्योंकि मेरा अगर मन करेगा ऐसे रिकॉर्ड करने, वैसे तो करूँगा मैं, याद करूँगा फिर रिकॉर्ड करूँ मतलब बोलूँगा, तो इससे ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, फिर मेरे को याद रिकॉर्डिंग पावर जल्दी बिल्डअप हो जाती है, तो ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। तब तक के लिए बाय।